दोस्तों देखिए, ईरानी हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद कई सारी अटकलें सोशल मीडिया पर लगाई जा रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि हेलीकॉप्टर का पायलट मोसाद का एजेंट था या फिर वो मोसाद से मिला हुआ था, जबकि ज्यादातर लोग इस बात को मान रहे हैं कि हेलीकॉप्टर का पायलट ईरान के सुप्रीम लीडर खेमनेई के बेटे से मिला हुआ था और इसीलिए पायलट ने जानबूझकर हेलीकॉप्टर क्रैश करा दिया ताकि खेमनेई के बेटे के लिए सुप्रीम सत्ता का रास्ता साफ हो सके। सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि इजराइल और अमेरिका ने मिलकर अंतरिक्ष से लेजर हथियार का इस्तेमाल किया और 3 में से सिर्फ उसी हेलीकॉप्टर को टारगेट किया जिसमें ईरान के राष्ट्रपति सवार थे। अब तक कई सारे पॉलिटिशियंस की एविएशन क्रैश में मौत हो चुकी है। इनमें से 10 पॉलिटिशियंस की लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस लिस्ट में आपको 2 लोग भारत से भी मिल जाएंगे। ईरान के राष्ट्रपति की मौत के बाद यूएनएससी में मौन रखा गया था, लेकिन इजराइल इसके भी खिलाफ खड़ा हो गया और देखिए इजराइल ने इस मौन के खिलाफ कौन कौन से कारनामे कर दिए। यूएनएससी में इजराइल की तरफ से इस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं। इस तरह के वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। यूएनएससी में इजराइल ने यह भी कहा है कि मास मर्डर करने वाले प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी की मौत पर यूएनएससी में मौन रखने की क्या जरूरत है। ये साबित करता है कि यूएनएससी हिटलर जैसे लोगों को बढ़ावा दे रहा है। आप खुद भी इनके वीडियो क्लिप को सुन सकते हैं। The UN Security Council dedicated a moment of silence in memory of the mass murdering president of Iran, Raisi. What a disgrace. This council, which has taken no real steps to advance the release of our hostages, bowed its head for a man responsible for massacring and murdering thousands in Iran, in Israel and around the globe. What's next? Will the Council dedicate a moment of silence to commemorate Hitler? The Security Council has become a threat to global peace and security. लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि ईरान के राष्ट्रपति का जाना भारत के लिए बहुत बड़ा झटका है। दोस्तों, ईरान एक सर्वाइवल स्टेट है। कितने प्रतिबंधों के बावजूद वो खुद को जिंदा रखे हुए है। कुछ ऐसा ही हाल पश्चिमी देशों ने भारत के खिलाफ भी 1971 के समय किया था। पूरे मध्य एशिया में ईरान अकेले अमेरिका और इजराइल से लोहा ले रहा है। इस लड़ाई में ईरान ने कई बड़े बड़े बलिदान दे दिए हैं, लेकिन वो झुकने को तैयार नहीं। हाल ही में ईरान के पूर्व राष्ट्रपति रईसी पाकिस्तान गए थे। शहबाज शरीफ ने उनसे कश्मीर पर भारत की आलोचना करने को लेकर काफी रिक्वेस्ट की थी, लेकिन रईसी ने पाकिस्तान जाकर अपने भाषण में कश्मीर का जिक्र तक नहीं किया। अपने संबोधन में रईसी ने सिर्फ फिलिस्तीन का ही मुद्दा उठाया था। राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के निधन से भारत को निश्चित रूप से गहरा झटका लगा है। रईसी भारत ईरान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के पक्षधर थे। रईसी का इस साल भारत दौरा भी प्रस्तावित था, जहां भारत और ईरान के बीच कई अहम समझौतों पर द्विपक्षीय बातचीत होनी थी। विदेशी मामलों के जानकारों का कहना है कि अपने निधन से पहले ही रईसी भारत के साथ ऐसा ऐतिहासिक समझौता कर गए जिसने भारत के अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच को और आसान कर दिया। उनके कार्यकाल में ही भारतीयों के लिए वीजा ऑन अराइवल सर्विस शुरू की थी। ईरान ने भारतीयों के लिए इस साल फरवरी में वीजा फ्री एंट्री की सुविधा शुरू की थी। वो चाहते थे कि ईरान की तरफ से ज्यादा पर्यटक आकर्षित हों। इब्राहिम रईसी ने ईरान की सत्ता 2021 में उस समय संभाली थी जब उनके सामने घरेलू स्तर पर तमाम चुनौतियां थी। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री समेत 9 लोगों का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है कि 21 मई को पूरे भारत में एक दिन का राजकीय शोक रखा गया। हेलीकॉप्टर में एक शाही इमाम के साथ साथ एक पायलट, को पायलट, चालक दल प्रमुख, सुरक्षा प्रमुख और एक सुरक्षा गार्ड भी सवार थे। इनमें से कोई नहीं बच सका। हो सकता है कि इन लोगों में से भी कोई मोसाद या CIA से मिला हुआ हो, लेकिन किसी भी साजिश की अभी पुष्टि नहीं हुई है। केवल सोशल मीडिया पर अटकलों का बाजार गर्म है। ईरान में 5 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। इसके साथ ही विदेश मंत्री S जयशंकर ने ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और ईरानी विदेश मंत्री हुसैन अमीर दोनों नेताओं का शुक्रिया अदा करते हुए उनके प्रति आभार व्यक्त किया। विदेश मंत्री सोमवार को कहा कि दोनों लोगों ने चाबहार पोर्ट समझौते को पूरा करने में अहम भूमिका अदा की थी। चाबहार बंदरगाह पर बोलते हुए जयशंकर ने कहा कि हम लगभग 20 वर्षों से ईरान के साथ ये समझौता करने की कोशिश कर रहे थे। हम एक शॉर्ट टर्म समझौता कर सकते थे क्योंकि उनकी तरफ बहुत समस्याएं थी, लेकिन हाल के महीनों में उन 2 लोगों ने, ईरान के राष्ट्रपति और ईरान के विदेश मंत्री ने भारत के लिए बहुत कुछ कर दिया था। उन दोनों को धन्यवाद देना होगा जिनकी कल हेलीकॉप्टर दुर्घटना में दुर्भाग्य से मृत्यु हो गई। जयशंकर जी ने आगे कहा कि उनकी रुचि और पहल के कारण ही
हम एक लॉन्ग टर्म समझौते को अंतिम रूप देने में सक्षम हुए। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ग्लोबल कनेक्टिविटी कॉरिडोर जैसे कि INSTC से जुड़ी बड़ी चीजों में से एक है। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री अमेरिका में निर्मित बेल 212 हेलीकॉप्टर पर सवार थे। अमेरिका से हथियार खरीदना भारत के लिए भी खतरनाक हो सकता है। वो कभी भी भारत पर सैंक्शन लगा सकता है और हथियारों के पार्ट पुर्जों को बीच में ही रोक सकता है। ऐसे में आप मुझे नीचे कमेंट में बताइए कि क्या भारत को अमेरिका से हथियार खरीदने चाहिए या फिर रूस से। इस हादसे के बाद अमेरिका ने एक बयान जारी किया है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि ईरानी सरकार ने हमसे सहायता मांगी थी। हमने उन्हें स्पष्ट किया था कि हम उनकी सहायता करेंगे, लेकिन कुछ लॉजिस्टिक सप्लाई की समस्याओं के कारण हमने उन्हें सहायता प्रदान नहीं कर पाए। उन्होंने राष्ट्रपति रईसी के निधन पर शोक जताया। इस दौरान मैथ्यू मिलर ने रईसी की निंदा भी की। उन्होंने कहा, मुझे कुछ बातें कहने दीजिए। 4 दशकों तक रईसी ईरानियों की आवाज दबाते रहे। वो मानवाधिकार के हनन में भी शामिल थे। वो 1988 में हजारों राजनीतिक कैदियों की हत्या में भी शामिल थे। उनके कार्यकाल के दौरान महिलाओं और लड़कियों के कई मानवाधिकारों का हनन हुआ। मैथ्यू मिलर ने कहा, हम किसी को भी हेलीकॉप्टर क्रैश में मरते हुए देखना नहीं चाहते हैं, लेकिन इससे एक राष्ट्रपति और न्यायाधीश के रूप में रईसी के रिकॉर्ड की वास्तविकता नहीं बदलेगी। हम ईरान के लोगों को उनके अधिकारों की रक्षा के लिए उनका समर्थन करना जारी रखेंगे। उधर इस दुर्घटना के बाद रूस ने भी बड़ा ऐलान किया है। ईरान के कार्यवाहक राष्ट्रपति से रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने बात की है। पुतिन का कहना है कि वो जांच में ईरान की मदद करेंगे। इसका मतलब साफ है कि पुतिन का भी शक इस दुर्घटना के पीछे गहरा रहा है और अगर इसमें किसी दूसरे देश की बड़ी साजिश सामने आती है तो मिडिल ईस्ट में एक नया तमाशा शुरू हो सकता है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पायलट ने हेलीकॉप्टर से नियंत्रण खो दिया था, जिसके चलते ये हादसा हुआ। वैसे इस पूरे दुर्घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों, अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।